लक्ष्य अरण्य गुरुकुलम की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में बात कर रहे थे और उसी संदर्भ में हम मराठा शासनकाल में पहुंचे थे। और पिछली क्लास में हमने मराठा शासक बिंबाजी के कार्यों और उनके प्रशासन को देखा और बिंबाजी की मृत्यु 1787 ईस्वी में हो जाती है। और उसके पश्चात जो घटनाएं हुई, आज हम उन घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। आज की क्लास थोड़ी लंबी भी हो सकती है, इस कारण मैं थोड़ा आज फास्ट बोलूंगा, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। बिंबाजी की मृत्यु 1787 में हो जाती है और उसके पश्चात पूरे मराठा राज्य में या पूरे रतनपुर राज्य में मायूसी छा जाती है। बिंबाजी एक बहुत ही कुशल प्रशासक थे और उदार व्यक्तित्व के धनी थे। इस कारण उनकी मृत्यु से रतनपुर राज्य के लोगों को गहरा शोक व्याप्त हो गया था और बहुत ही ज्यादा हलचल मच गई थी। इसका विवरण आपको कोलब्रुक के द्वारा लिखी गई अपनी यात्रा वृत्तांत में मिल जाएगा। कोलब्रुक इसके बारे में बहुत ही भावपूर्ण व्याख्या किए हैं कि बिंबाजी की मृत्यु के पश्चात माहौल कैसा था। बिंबाजी की मृत्यु के पश्चात चिमनजी भोसला शासन पर आते हैं। बिंबाजी बिलासपुर गजेटियर से यह पता चलता है कि बिंबाजी निसंतान थे। इस कारण वो अपने भाई मुधोजी के पुत्र चिमनजी भोसला को यहाँ का शासक नियुक्त कर दिए थे। यहाँ का तात्पर्य छत्तीसगढ़ का अर्थात रतनपुर राज्य का शासक नियुक्त कर दिए थे। मुधोजी का एक और पुत्र था, उनका ज्येष्ठ पुत्र जो राघोजी था या जिसे रघुजी द्वितीय के नाम से भी जानते थे। रघुजी द्वितीय यह बिल्कुल नहीं चाहता था कि चिमनजी भोसला छत्तीसगढ़ पर शासन करे, छत्तीसगढ़ का राजा बने। परंतु बिंबाजी की पत्नी आनंदीबाई यह चाहती थी कि चिमनजी भोसला जल्दी से जल्दी आए और रतनपुर किले को अपने अधिपत्य में रख ले, अपने अधिकार में रखे और यहाँ का शासन चलाए। परंतु मुधोजी की मृत्यु हो जाती है 1788 में और मुधोजी की मृत्यु के पश्चात राघोजी या रघुजी द्वितीय यह कुछ षड्यंत्र करता है और उस षड्यंत्र के फलस्वरूप चिमनजी की हत्या हो जाती है। और चिमनजी की हत्या के पश्चात फिर व्यंकोजी भोसला शासन करने आते हैं। चिमनजी भोसला के बारे में एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि यह सिरपुर में स्थित गंधेश्वर महादेव मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन जीर्णोद्धार कराते हैं। याद रखिएगा, गंधेश्वर महादेव मंदिर यह सिरपुर में स्थित है। पीएससी 2 बार पूछ चुका है और इसका रिकंस्ट्रक्शन जीर्णोद्धार अर्थात मरम्मत वो कराते हैं चिमनजी भोसला। याद रखिएगा, निर्माण नहीं कराते, मरम्मत कराते हैं, जीर्णोद्धार कराते हैं। किसका? गंधेश्वर महादेव मंदिर शिरपुर। मैं जानबूझकर बोर्ड में पूरी जानकारी नहीं लिखता ताकि आपका ध्यान इस लेक्चर में भी बना रहे। अदरवाइज अगर पूरी जानकारी रहती है तो लोग उस जानकारी का स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो को स्किप कर देते हैं और इंपॉर्टेंट बातों को छोड़ देते हैं। इसी कारण जो एकदम ज्यादा जरूरी है उसी को मैं यहाँ मेंशन करता हूँ। और यदि मैं बताता हूं कि ये पीएससी के एग्जाम में आया हुआ है तो ये आपका परम कर्तव्य बनता है कि जब आप नोट्स बनाएं तो वहां लिख लें आस्क्ड, ASKED अर्थात पूछा हुआ या फिर पीएससी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन आ चुका है। चिमनजी भोसला के पश्चात व्यंकोजी को छत्तीसगढ़ का शासन मिलता है। व्यंकोजी भोसला रघुजी द्वितीय के भाई होते हैं और व्यंकोजी भोसला छत्तीसगढ़ में रतनपुर में नहीं आते, यह नागपुर में ही रहते हैं और नागपुर से ही रतनपुर में शासन का कार्य करते हैं। व्यंकोजी भोसला ने छत्तीसगढ़ में सूबेदारी पद्धति से शासन चलाई। सूबेदारी पद्धति अर्थात व्यंकोजी भोसला नागपुर में रहते थे और उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए सूबेदार नियुक्त किया था और ये सूबेदार अब छत्तीसगढ़ में शासन करते थे। परंतु ये सूबेदारी पद्धति से जो आनंदीबाई थी, बिंबाजी की वाइफ, बिंबाजी की पत्नी, वह नाराज हो जाती है। वह यह देखती है कि ये सूबेदार अच्छे से शासन नहीं कर रहे, जनता का शोषण कर रहे हैं,
जो मेरे पति थे, आनंदीबाई के पति थे, वो बहुत अच्छे से शासन किए थे। इस कारण आनंदीबाई नाराज हो जाती है और आनंदीबाई का इन सूबेदारों से विवाद चलता है, एक शीत युद्ध चलता है। बाद में फिर आनंदीबाई और वेंकोजी के बीच संधि होती है और आनंदीबाई मान जाती है कि ठीक है, यहाँ शासन सूबेदार करेंगे, लेकिन उन्हें रतनपुर राज्य में, छत्तीसगढ़ में मेरे जितने भी ऑर्डर होंगे, मेरे जितने भी आदेश होंगे, उनका पालन करना पड़ेगा। और वेंकोजी इस बात को मान जाता है, दोनों की संधि हो जाती है और जब तक आनंदीबाई जिंदा रहती है तब तक आनंदीबाई के जितने भी आदेश हैं उनका पालन ये सूबेदारों के द्वारा किया जाता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वेंकोजी भोसला को धुरंधर की उपाधि दी गई थी, इसे आप याद रखेंगे। वेंकोजी ने सूबा शासन प्रणाली स्थापित की थी। सूबा शासन प्रणाली छत्तीसगढ़ में 1787 से 1818 ईस्वी तक चलती है। एक्चुअल में सूबा शासन प्रणाली मराठों की उपनिवेशवाद नीति का अंग था। कोलोनाइजल सिस्टम जो बोलते हैं, जैसे ब्रिटिश ने भारत पर राज किया, उसी तरीके से ये रहते थे नागपुर में और राज करते थे छत्तीसगढ़ में। इस सूबा शासन के जनक हैं वेंकोजी भोसला, यह भी कई बार आ चुका है। साथ ही साथ पीएससी में यह भी क्वेश्चन आ चुका है कि सूबा शासन का हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय कहाँ था, तो सूबा शासन का हेडक्वार्टर रतनपुर था। अर्थात इस सूबा शासन के अंतर्गत जितने भी सूबेदार हुए थे सब रतनपुर पर बैठकर राज करते थे और रतनपुर से ही अपना शासन कार्य संभालते थे। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो सूबेदारों की नियुक्ति थी, इनकी नियुक्ति भोसला शासक के द्वारा की जाती थी या मराठा शासक। कौन मराठा शासक? जो छत्तीसगढ़ के राजा बने, अर्थात जो तत्कालीन समय में नागपुर में रहते थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह था कि सूबेदार जो थे वो स्थायी नहीं थे और ये वंशानुगत भी नहीं थे, अर्थात ना स्थायी थे न वंशानुगत थे। इनकी नियुक्ति ठेकेदारी पद्धति से होता था। अर्थात आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो इस छत्तीसगढ़ में राजस्व वसूली का जितनी बड़ी बोली लगाता था उसको ठेकेदारी या सूबेदारी दे दी जाती थी और जो व्यक्ति ज्यादा बढ़कर बोली लगाएगा वह निश्चित तौर पर ज्यादा वसूली करेगा और यदि वो निश्चित तौर पर यदि ज्यादा वसूली करता है तो इसका साक्षात भार प्रत्यक्ष रूप से भार छत्तीसगढ़ की जनता में पड़ेगा, अर्थात कृषकों पे पड़ेगा, अर्थात शिल्पकर्मियों पे पड़ेगा, अर्थात यहाँ जो व्यवसायी है छोटे उन पर पड़ेगा। और इसी सब कारणों से छत्तीसगढ़ की जनता हलकान हो गई थी इन सूबेदारों से। आइए अब इन एक एक करके सूबेदारों की बात करते हैं। ये सूबेदार पीएससी के प्रश्न के हिसाब से बड़े इंपॉर्टेंट है। ये सूबेदारों का क्रम भी पूछ चुका है और अभी जो 2020 में पीएससी के कुछ क्वेश्चन हुए उनमें इन सूबेदार का शासनकाल भी पूछा है। पीएससी का ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये रहता है कि वो जो पुराने क्वेश्चन रहते हैं उन्हीं से नए क्वेश्चन लाता है और कुछ नए अंदाज में लाता है। जैसे आज तक कभी इन सूबेदारों का सन नहीं पूछा था, लेकिन अब पीएससी इससे इनके कार्यकाल या सन को पूछना चालू कर दिया। अतः हो सकता है अब आगे इनसे भी क्वेश्चन आए। तो आइए अब एक एक करके इन सूबेदारों को जानते हैं और इनके कार्यक्रम देखते हैं, इनके द्वारा किए गए कार्य देखते हैं। सर्वप्रथम सूबेदार महिपत राव थे, जिनका शासनकाल 1788 से 1790 तक चलता है। इसके शासनकाल में सत्ता संघर्ष की स्थिति रहती है। संघर्ष अर्थात दो व्यक्ति रहेंगे, एक तो स्वयं सूबेदार महिपत राव और दूसरा थे आनंदीबाई। ये वही काल है जब आनंदीबाई का सूबेदारों से विवाद चल रहा था, संघर्ष चल रहा था। ठीक। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, महिपत राव के समय एक ब्रिटिश यात्री फॉरेस्टर रतनपुर की यात्रा पे आए थे, जिन्होंने यहाँ की स्थिति का दशा का वर्णन किया है। महिपत राव के पश्चात सूबेदार उन्हीं के भाई विठल राव दिनकर बनते हैं। महिपत के बाद विठल, आपको क्रम याद होना चाहिए। विठल राव दिनकर 1790 से 1796 तक शासन करते हैं और इन्होंने एक नई शासन पद्धति का इजाद किया, प्रारंभ किया, जिसे परगना पद्धति कहते हैं। यह परगना पद्धति मेंस की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको थोड़ा डिटेल में देख लेंगे, मैं इसको अपने लेक्चर के दौरान बताऊंगा भी, लेकिन आप किसी बुक उठाकर डिटेल में देख लेंगे कि परगना पद्धति क्या होती है।
मेंस में इसके बारे में पूरा वर्णन पूछ सकते हैं। और इस विठ्ठलराव दिनकर के समय ही एक कैप्टन ब्लंट थे जो कि रतनपुर की यात्रा किए थे। ये दो इंपॉर्टेंट काम इनके कार्यकाल में हुए। विठ्ठलराव दिनकर के बाद भवानी कालू आते हैं, जिन्हें कारू पंत भी कहा जाता था। यह भवानी कालू 1796 से 97 ईस्वी तक ही शासन करते हैं। यह अल्पकालीन थे, लेकिन ये थोड़े होशियार थे। ये रहते नागपुर में थे और ये अपना प्रतिनिधि रखे थे, अर्थात राजा ने इनको अपना प्रतिनिधि बनाया और ये अपना प्रतिनिधि रखकर रतनपुर पर सूबेदारी करना चाहते थे। इस कारण राजा को जब ये बात पता चली तो उन्होंने भवानी कालू को अपने पद से हटा दिया। ये कहानी जो सुनने में मजा आता है वो पीएससी में कभी नहीं आता। इसी कारण जो मजा नहीं आता उसको ज्यादा ध्यान दे और कहानी को सुन के हंस के दिमाग में डाल दे। अब इस भवानी कालू के पश्चात केशव गोविंद का शासन आता है और शायद पीएससी इसी से क्वेश्चन पूछा था। केशव गोविंद का शासन 1797 से 1808 ईस्वी तक चलते हैं। जितने भी सूबेदार होंगे सबसे योग्य प्रशासक था केशव गोविंद। इन्होंने अपने समय बहुत अच्छे कार्य करे और सबसे लंबी अवधि तक भी शासन या सूबेदारी किया था केशव गोविंद। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है निम्न में से कौन से सूबेदार सबसे योग्य थे, तो निसंदेह आंसर बता देना केशव गोविंद। अगर आयोग आपसे क्वेश्चन करता है कि कौन सा सूबेदार सबसे लंबी अवधि तक शासन किया, तो आंसर बता देना वह केशव गोविंद है। अर्थात दोनों कृष्ण भगवान के नाम, एक केशव और दूसरा गोविंद। आइए अब हम इनके कार्यों के बारे में चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम कार्य, इसने छत्तीसगढ़ की पिंडारियों से सुरक्षा की। पिंडारी एक प्रकार के मराठों के सपोर्टर ही थे, जो जब मराठे आक्रमण करते थे वहां लूट मार का काम करते थे। अगर आपने वीर पिक्चर देखी होगी तो वहां सलमान खान इसी समुदाय से ताल्लुकात रखते थे। तो केशव गोविंद ने छत्तीसगढ़ को इन पिंडारियों से बचा के रखा था और यह चीज आयोग भी पूछ चुका है कि किस सूबेदार ने पिंडारियों से छत्तीसगढ़ की रक्षा की थी, तो बता देना केशव गोविंद। उसके पश्चात केशव गोविंद के समय सरगुजा और छोटा नागपुर रियासत के मध्य विवाद छिड़ जाता है और ये विवाद का कारण वही है जो हमेशा रहा है, वो है सीमा विवाद। इन दोनों के बीच मेरी सीमा कौन सी है और तुम्हारी सीमा कौन सी है, इन दोनों के संबंध में विवाद हो जाता है और यह विवाद चलता है केशव गोविंद के समय। इसके अलावा केशव गोविंद के समय कोलब्रुक ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। केशव गोविंद ने संबलपुर को विजित किया और इस प्रकार मराठों के शासन का विस्तार किया। केशव गोविंद के समय ही द्वितीय आंग्ल और मराठा युद्ध छिड़ गया था। आंग्ल और मराठा युद्ध का इतिहास या इसकी डिटेलिंग की बात हम जब भारत के इतिहास पढ़ेंगे उस समय हम करेंगे। अभी सिर्फ आपको इतने जानना है कि केशव गोविंद के समय द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध छिड़ा। अगर मन में आ रहा होगा कि सर ने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध नहीं बताया, तो वो भी सुन लो। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध बिंबाजी के काल में हुआ था। इस द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों की विजय होती है और अंग्रेज पूरे छत्तीसगढ़ को अपने अधिकार में कर लेते हैं। लेकिन कुछ समय पश्चात शक्ति और रायगढ़ रियासत को छोड़कर बाकी जितने मराठों के रियासत थे वो उनको वापस कर देते हैं। परंतु जब संबलपुर को वापस किया तो संबलपुर के राजा ने फिर से विद्रोह कर दिया और कहा, ए मराठो, मैं तुम्हारे राजकाज में नहीं रहूंगा। तो केशव गोविंद बड़े गुस्सा गए और बोले कि संबलपुर आओ, मैं तुम्हारे ऊपर आक्रमण करूं और तुमको बर्बाद कर दूं। तो केशव गोविंद का एक भक्त था रामचंद्र बाग। वो बोला, अरे केशव गोविंद, तुम इतने बड़े आदमी हो, तुम क्यों आक्रमण करोगे, मैं हूं ना। तो ये मैं हूं ना बोल के रामचंद्र ने संबलपुर पर चढ़ाई की और संबलपुर को वापस मराठों शासन में शामिल कर लिया। तो यहां पे याद रखिएगा कि संबलपुर पर अधिकार किसने किया, तो दो नाम आते हैं, केशव गोविंद और रामचंद्र बाग। मालिक है केशव गोविंद और उसका एक सैनिक है रामचंद्र बाग। केशव गोविंद के बाद व्यंकोजी पिंडरी और दीरो कुल्लूरकर नाम के दो व्यक्ति आए। बहुत अल्पकालीन के थे, नॉमिनल है, कोई मतलब नहीं है, अच्छा दिखेगा करके मैं यहाँ इसको मेंशन कर दिया। अदरवाइज बहुत सारी बुक इनके बारे में चर्चा भी नहीं करते। इनके पश्चात बीकाजी
गोपाल आते हैं, जिसे लोग बाग भीखा भाऊ निक नेम से भी जानते थे। ये 1809 से 1817 तक शासन करते हैं और इनके समय क्या क्या काम हुए ये हम देखते हैं। केशव गोविंद ने पिंडारियों को रोक कर रखा था, आक्रमण नहीं कर पाए थे, छत्तीसगढ़ में लूटपाट नहीं कर पाए थे। लेकिन बीकाजी गोपाल के समय ये पिंडारियों की गतिविधि प्रारंभ हो जाती है, उपद्रव स्टार्ट हो जाता है। बीकाजी के ही समय व्यंकोजी भोसले की मृत्यु हो जाती है, अर्थात इसके राजा की मृत्यु हो जाती है। और बीकाजी के समय ही रघुजी द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। रघुजी द्वितीय अर्थात मराठों का राजा जो नागपुर में था। जब रघुजी की मृत्यु हो जाती है तो अप्पा जी को छत्तीसगढ़ का वायसराय नियुक्त करके भेज दिया जाता है। बीकाजी गोपाल के समय ही मराठों की अंग्रेजों से सहायक संधि हो जाती है। सहायक संधि क्या है, कैसी है, ये भारत के इतिहास का विषय है। अभी आपको सिर्फ इतना जानना है कि बीकाजी गोपाल के समय मराठों की अंग्रेजों के साथ सहायक संधि हो गई थी। इसके अलावा बीकाजी गोपाल ने अपने शासनकाल में सरगुजा जमींदारी में हस्तक्षेप किया था। सरगुजा के जो राजा थे वो कुछ कार्य कर रहे थे जिसको पसंद नहीं करते थे बीकाजी गोपाल, तो उनके शासन में ये जाकर कुछ कार्य करते हैं, उसी को कहा गया कि सरगुजा जमींदारी में इन्होंने हस्तक्षेप किया। उसके पश्चात बीकाजी गोपाल के पश्चात सखा रामहरि कुछ दिन के लिए छत्तीसगढ़ में सूबेदार पदस्थ हुए। इनकी रतनपुर के किसानों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके पश्चात सीताराम टांडी आए जो 8 माह के लिए सूबेदार थे, और उसके पश्चात सबसे लास्ट में यादव राव दिवाकर आए। ये सबसे लास्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है, इसी कारण आपको इनके नाम याद रखना है। कम से कम महिपत राव, विठल राव, केशव गोविंद, व्यंकोजी और यादव राव दिवाकर, ये 5 नाम तो आपको कंठस्थ होने चाहिए और इनके सीक्वेंस रटे होने चाहिए। साथ ही साथ ये 4 जो थे ऊपर के, इनके आपको शासन काल भी, पीरियड भी याद होने चाहिए, क्योंकि आयोग अब अपनी नजर इनके शासन काल के वर्ष पर लगा दिया है। इसके पश्चात कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट इन पर जानते हैं कि ये जो पेंड्रा है, जो वर्तमान में जिला भी बन चुका है, पेंड्रा गौरेला मरवाही, उसी का पेंड्रा, इसका नामकरण पिंडारियों के नाम से ही हुआ है। वहां पिंडारिया जब आक्रमण करते थे तो वहां पर रुकते थे, स्टे करते थे और विश्राम करते थे, और उसके पश्चात फिर छत्तीसगढ़ में आक्रमण करते थे। इन पिंडारियों के सरदार को लहवारिया कहते थे, और इस पिंडारियों की समाप्ति छत्तीसगढ़ में 1818 ईस्वी में हुई, और ये आयोग आपसे पूछ चुका है, इसलिए आपको इसको याद रखना है। इतने सब के पश्चात अब हम मराठों के प्रशासन में चलते हैं और देखते हैं कि मराठों का प्रशासन कैसा हुआ। आइए अब हम बात करते हैं मराठों के प्रशासन के द्वारा। तो हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में मराठों का प्रत्यक्ष शासन बिंबाजी भोसले के समय से स्टार्ट हुआ। बिंबाजी भोसले रतनपुर में ही रहकर शासन करते थे और उन्होंने प्रत्यक्ष शासन पद्धति अपनाई। साथ ही साथ जो है वंशी या कलचुरी कालीन व्यवस्था चल रही थी उसी के अनुरूप ही उन्होंने शासन किया, उसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं किया। बिंबाजी के पश्चात व्यंकोजी भोसला आते हैं और व्यंकोजी भोसला सूबेदारी शासन पद्धति के माध्यम से छत्तीसगढ़ में शासन करते हैं, अर्थात उनका निवास स्थान था नागपुर में, और वो छत्तीसगढ़ के लिए सूबेदार नियुक्त करते थे जो छत्तीसगढ़ का प्रशासन संभालते थे। जब सूबेदार की नियुक्ति हो रही थी तो उसी समय दूसरे सूबेदार, जिसे आप विठल राव दिनकर के नाम से जानते हैं, विठल राव दिनकर ने छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति लाई। परगना पद्धति के अंतर्गत कलचुरी कालीन जितने भी गढ़ थे उनको समाप्त कर दिया गया, दाव दीवान सबके पद को खत्म कर दिया गया, लेकिन गौटियों का पद को यथावत रहने दिया और उनके स्थान पर नए अधिकारियों की व्यवस्था की गई। साथ ही साथ जो पुराने गढ़ थे उनको समाप्त किए गए और मराठों के समय छत्तीसगढ़ में गढ़ों की संख्या 27 हो गई थी। जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया वह मुख्य परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे आप नोट कर लेंगे। मराठों का प्रशासन के अंतर्गत जो उनका शासन क्षेत्र था वो 2 भागों में विभाजित था।
एक कहलाता था खालसा क्षेत्र और दूसरा कहलाता था जमींदारी क्षेत्र। खालसा क्षेत्र अर्थात गवर्नमेंट लैंड, सरकारी क्षेत्र या सरकारी भूमि थी, जिसमें मराठा राजा का प्रत्यक्ष शासन हुआ करता था। मराठा राजा डायरेक्ट वहां पर अपने शासन करता था, उसके आदेश या वहां से वसूली वो डायरेक्ट राजकोष में जाती थी। दूसरा क्षेत्र कहलाता था जमींदारी क्षेत्र। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जमींदारी क्षेत्र पर शासन जमींदार के माध्यम से ही होता था। जमींदार उस पूरे क्षेत्र पर वसूली करता था और उस वसूली का कुछ निश्चित अमाउंट, कुछ निश्चित भाग राजा को, मराठा राजा को टैक्स के रूप में देता था। यह टैक्स वह प्रतिवर्ष देता था। मराठों को जो वह टैक्स या कर देता था उसको उस काल में टकोली कहा जाता था। अर्थात जमींदार अपनी जमींदारी के बदले मराठा शासक को प्रतिवर्ष एक टकोली देता था। आइए अब अभी मराठा प्रशासन के प्रमुख अधिकारियों को जानते हैं। सर्वप्रथम हम सूबेदार पद्धति के अधिकारियों की चर्चा करते हैं। तो सूबेदार पद्धति में सबसे पहला अधिकारी आता है सूबेदार। सूबेदार शासन का सबसे मुख्य अधिकारी होता है। यह पूरे सूबेदारी का हेड रहता है। जितने भी दीवानी फौजदारी अधिकार होते हैं, जितने भी सैनिक असैनिक अधिकार होते हैं, राजस्व वसूली के अधिकार होते हैं, सबका केंद्र बिंदु सूबेदार होता है। जितने भी अधिकारी होंगे वह सूबेदार के नियंत्रण में काम करेंगे। सूबेदार के पश्चात आता है फड़नवीस। फड़नवीस राज्य के आय और व्यय का हिसाब रखता है। एक प्रकार से जितने भी इनकमिंग और आउटगोइंग अर्थात कितने खर्चे हो रहे हैं, राज्य को कितनी आय हो रही है, उन सब का कैलकुलेशन रखने का काम था फड़नवीस का। फिर एक अधिकारी था पृथी। यह उप फड़नवीस था और यह मुख्यालय में सूबेदार के साथ ही रहता था, सूबेदार का सहायता करता था। फिर एक अधिकारी था पोतदार जो कि राजकोष का हिसाब रखता था, अर्थात खजाने का हिसाब कि कितना उसमें आ रहा है पैसा और कितना पैसा वहां से व्यय हो रहा है, इनका हिसाब रखता था पोतदार। इस प्रकार हम देखते हैं कि सूबेदारी में चार प्रमुख अधिकारी थे, सूबेदार, फड़नवीस, पृथी और पोतदार। उसके पश्चात हम परगनों के अधिकारियों की बात करते हैं। परगने का सबसे प्रमुख अधिकारी कमाविंसदार होता था। यह परगने के अंतर्गत जितने भी अधिकार थे उनका केंद्र बिंदु था, लेकिन यह अपने कार्यों के लिए सूबेदार के प्रति उत्तरदायी रहता है। अर्थात इसे सूबेदार को जवाब देना पड़ता है कि क्यों कौन सा कार्य किया। इसके पश्चात परगने में एक फड़नवीस भी होता है और इसका भी कार्य परगने के आय और व्यय का हिसाब लगाना होता है। इसके अलावा एक बड़कर होता है। बड़कर जो कि कमाविंसदार को परगने की स्थिति की जानकारी प्रदान करता है कि कृषि क्षेत्र कैसा है, फसल कैसे हुई है, राजस्व का वितरण या राजस्व का जो वसूली है वह किस प्रकार से हो रहा है। ये जितनी भी जानकारी है वह सब जानकारी बढ़कर कमाविंसदार को देता है। बढ़कर के पश्चात एक बरार पांडे होता है। बरार पांडे गांव में जो भी लगान निर्धारित होते हैं या लगान के लिए जो पद्धति बनती है उस पद्धति के लिए दस्तावेज या फाइल बनाने का काम करते हैं। उसके अलावा ये गांव में कर निर्धारण को भी डिसाइड करता है, कर निर्धारण का भी निर्णय लेता है। परंतु कर की वसूली तो कमाविंसदार ही करता है या फिर करवाता है। बरार पांडे के पश्चात एक और अधिकारी पंडरी पांडे होता है। पंडरी पांडे अर्थात जो मादक द्रव्य है, नशीली पदार्थ है, उनसे आने वाले आय या उनसे आने वाली टैक्स इन या कर उन सब का हिसाब रखता है। याद रखिएगा पंडरी पांडे। उसके पश्चात एक पोतदार होता है। इसका भी वही रोल होता है जो इस सूबेदारी के पोतदार का होता है। सूबेदारी का पोतदार सूबेदार के खजाने का हिसाब रखता है और परगने का पोतदार परगने के खजाने का हिसाब किताब रखता है। उसके पश्चात एक माल चपरासी होता है। माल चपरासी के पास परगने की सुरक्षा का पूरा अधिकार होता है। यह परगने की चौकीदारी भी करता है, साथ ही साथ यह मुखबिरी का कार्य करता है, अर्थात जितने भी चोर उचक्के अपराधी होते हैं उन सब की जानकारी एकत्रित करके कमाविंसदार को इसकी सूचना देता है ताकि कमाविंसदार उनको पकड़ सके। इसके अलावा कमाविंसदार के कहने पर माल चपरासी कर वसूली का भी कार्य करते हैं। अब हम मराठों में ग्राम स्तर के अधिकारियों की बात करते हैं। तो ग्राम स्तर में
सर्वप्रथम आता है गौटिया। यह गांव का प्रमुख अधिकारी होता है, मुखिया होता है। यह गांव में लगान का निर्धारण करता है तथा लगान वसूली का भी कार्य करता है। यह ग्राम के लिए एक मजिस्ट्रेट की भूमिका भी निभाता है, अर्थात जितने लड़ाई झगड़ा होते हैं उनमें यह निर्णय सुनाता है और गांव में जितने भी मजिस्ट्रियल कार्य होते हैं, सुरक्षा के कार्य होते हैं, वहां पर भी यह कार्य करता है। इसके अलावा यह पुलिस प्रमुख भी रहता है, गांव वालों का प्रतिनिधि रहता है, अर्थात यदि गांव वालों को कोई समस्या है और राजा को इसकी सूचना पहुंचाना है तो गांव वालों के मार्फत, गांव वालों के माध्यम से, गांव वालों के मीडियम से गौटिया उनकी सूचना राजा तक पहुंचाता है। इस प्रकार गौटिया का पद बहुत ही महत्वपूर्ण था, यह ग्रामीण लोगों का प्रतिनिधि था। इसके अलावा गौटिया ग्रामीण लोगों के अधिकारों का रक्षक भी था। ग्रामीणों को जो भी अधिकार थे, यदि उनका हनन होता था तो गौटिया इसके लिए आवाज उठाता था। इसी कारण हम आगे देखेंगे कि कई गौटिया ऐसे हुए थे जिन्होंने विद्रोह भी कर दिया था। उसके बाद एक पटेल का पद आता है। पटेल का पद मराठा काल में ही सृजन हुआ है, याद रखिएगा। इससे पहले पटेल का पद किसी भी काल में छत्तीसगढ़ में नहीं था। गौटियों का पद तो कलचुरी कालीन भी था, परंतु पटेल का पद का सृजन मराठा काल में हुआ और सामान्यतः महाराष्ट्रियन ब्राह्मणों को ही पटेल के पद पर नियुक्ति दी जाती थी। पटेल जिस गांव में अपना मुख्यालय बनाता था उस गांव का वह गौटिया होता था और उसके अंडर में जितने भी उस क्षेत्र के गांव रहते थे उनका हेड पटेल ही रहता था, अर्थात जिस गांव में वह रहता उसका मुखिया, उसका गौटिया और उसके क्षेत्र के जितने गौटिया थे सब पटेल के अंदर ही कार्य करते थे। यह राजस्व वसूली का कार्य करता था तथा इसको सैलरी के बदले कमीशन मिलता था। प्रति रुपया 1 आना इसे कमीशन के तौर पर प्राप्त होता था। इसके पश्चात एक आता है कोतवाल, जो वर्तमान में भी गांव में नियुक्त होते हैं। कोतवाल का कार्य गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। गांव के सुरक्षा का कार्य कोतवाल करता था। यह गांव में पहरेदारी का भी कार्य करता था कि देखे कि कोई चोर उचक्का ना घुसे, कोई और बाहरी व्यक्ति गांव में ना आ जाए। इसके अलावा इसके काम के बदले ग्रामीण लोगों के द्वारा इसे एक छोटा सा खेत दिया जाता था। यह खेत पर फसल उगाकर उससे अपना जीवन निर्वाह करता था। कोतवाल के पश्चात एक और होता है चौहान। चौहान ग्राम रक्षक था। यह गौटियों के अधीन रहता था, गौटिया का पीए के समान था। यह ग्राम सुरक्षा में गौटियों की सहायता करता था। तो यह मराठा प्रशासन के जितने भी प्रमुख अधिकारी थी उनकी हमने चर्चा कर दी। आयोग में चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो, इनसे क्वेश्चन आता ही है, ये आपको रटे होना चाहिए। तो यहाँ तक हमने परगना पद्धति तक देखा। अब इसके पश्चात हम और आगे की बात नए क्लास या लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।